अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को इंशाल्लाह हम जो है वो डिटेल में देखेंगे आज। इससे पहले भी जो है एक और लेक्चर भी है मेरा इस पे, लेकिन वो ज़रा शॉर्ट है, वो इतना डिटेल में नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें ज्यादा डिटेल जो है वो मैं आपको बताऊं कि जो मैंने मतलब स्टार्ट किया, तो अब इसको मैं तरतीब से जो है मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है इसको इस टेक्निक को हम इस्तेमाल कर लेते हैं जो आइसोटोप्स हैं उनके मैसेज फाइंड करने। हमने एग्जैक्ट मैसेज फाइंड कर सकते हैं हम इससे। आज तक आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि हम एटम्स के मैसेज कैसे फाइंड करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन के अगर 3 आइसोटोप्स हैं तो वो किस तरह हमें पता चला, कार्बन जो है अगर उसके 3 आइसोटोप्स हैं, इससे पहले लेक्चर में बात हो गई थी उस पर, आइसोटोप्स का लेक्चर। तो ये कैसे पता चलता है हमें कि इतने आइसोटोप्स हैं, उनके मैसेज इतने हैं, उनकी परसेंटेज इतनी है। तो ये इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो है आज आपको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में मिलेगा। आपको 9-10 में आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल ही एक न्यू टॉपिक है। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, इसको पहले हम डिफाइन करते हैं। यह मैस स्पेक्ट्रोमेट्री आपकी जो एफएससी की बुक पे जो डेफिनेशन ब्लू लाइन में लिखी है वो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की है, तो वो भी लिखता हूं मैं। पहले ये मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की देखते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? इट इज अ टेक्निक, it is a technique which is used to determine the exact masses of isotopes of elements. ठीक है जी, तो ये है इसकी डेफिनेशन कि क्या करते क्या है इसमें हम। ये टेक्निक का नाम है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम क्या कर सके डिटरमिन कर सके, एग्जैक्ट मैस फाइंड कर सके आइसोटोप्स का। जबकि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो आपकी बुक पे डेफिनेशन लिखी है वो क्या है? मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है सारी डेफिनेशन सेम होगी, जस्ट यहां पे क्या होगा, ये था मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, इट इज अ टेक्निक, जबकि मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। बाकी सारी डेफिनेशन हुई है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to determine the exact masses of isotopes of elements। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसको इसके बाद हम देखते हैं इसकी टाइप्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी प्रिंसिपल देखेंगे और वर्किंग सारी जो है वो इसकी देखेंगे तो वो कैसे होती है। जो आपकी बुक पे जो टाइप्स की, वैसे तो बहुत ज्यादा और भी टाइप्स हैं इसकी, मतलब बहुत लोगों ने जो है वो बनाई है, लेकिन आपकी बुक पे जो मेंशन है वो 2 है। एक है, इसको लिख लेते हैं, टाइप्स। वर्किंग जो है वो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद टाइप्स 2 हैं, एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ भी लिखा हुआ इसको, या एक सेकंड है डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं आइसोटोप्स के मैसेज, एग्जैक्ट मैसेज फाइंड करने के लिए, एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर को भी और डेम्स्टर्स को भी। डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर की एक खासियत है, दोनों काम सेम ही करते हैं, लेकिन इसमें खासियत ये है कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम जो सॉलिड एलिमेंट्स हैं, जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं,
उनके भी इसको इस्तेमाल करते हुए उनके भी मैसेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो क्या है, डेमस्टर्स की खासियत ये कि अगर आपका सब्सटेंस जो है वो सॉलिड में है तो उसको भी फाइंड किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई चीज गैस, लिक्विड या सॉलिड में है तो फिर भी हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है गैस में। ठीक है, तो ये थी इसकी टाइप्स, इसमें कोई ऐसी डिटेल वाली बात नहीं है। मेन चीज जो है वो हमारी क्या है, हमने इसकी वर्किंग देखनी है कि ये वर्क कैसे करता है, हमें रिजल्ट कैसे मिलता है और क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें। तो अब बात करते हैं पहले इसकी प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल इसका जो है प्रिंसिपल मतलब कि इसका असूल क्या है, समरी क्या है इसकी, ये कह लें आप। तो समरी इसकी ये है कि हम इसको सबसे पहले जो भी आपका सब्सटेंस होगा, कोई भी है, आपको वो लिक्विड में है या वो सॉलिड में है, तो आपने कोशिश करनी है, बल्कि उसको किस में लेके जाना है, लाजमी उसको वेपर फॉर्म में लेके जाना है, उसकी वोलेटिलाइजेशन कर लेनी है आपने। वोलेटिलाइजेशन या वेपराइजेशन एक ही बात है। उसकी आपने क्या करवा लेनी है, उसकी वेपराइजेशन आपने कर लेनी है, उसको गैस फॉर्म में लेके चले जाना है आपने। अब इन वेपर्स को हम क्या करेंगे, इनकी की जाएगी आयोनाइजेशन। इनको डिटेल में देखेंगे हम इन सब स्टेप्स को। सेकंड पे क्या करना है, हमने उसकी आयोनाइजेशन कर लेनी है। आयोनाइजेशन करने के बाद हमने इनको एक्सेलरेट करवा के, तो इनको हमने जो है वो किधर फेंकना है, जो है इलेक्ट्रोमीटर पे फेंकना है, और उससे क्या किया जाएगा, उसको हम पीक्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये एक जनरल हमने जो है वो इसको स्टेप्स देखने हैं कि इसमें क्या क्या होगा। आयनाइजेशन के बाद इसको क्या करेंगे, हम उन आयंस की एक्सेलरेशन करवा के तो उनको कहां पे थ्रो कर देंगे, उनको हम जो है वो जो है हमारा रिकॉर्डर है या जो हमारा इलेक्ट्रोमीटर लगा होगा उस पे हम उसको थ्रो कर देंगे, और ये हमें क्या दे देगा, ये इलेक्ट्रोमीटर हमें क्या रिजल्ट देगा, ये हमें रिजल्ट देगा इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। ठीक है जी। तो ये जो पीक्स हम बनाएंगे, इसको भी लास्ट पे मैं ग्राफ आपको बना के बताऊंगा कि ये किस तरह से बनाना है हमने। तो अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग पे, उसको हमने समझना है कि ये स्टेप्स जो है वो हमने किस तरह से करने हैं, तो उस पे चलते हैं हम डायरेक्ट। देखिए जी, अब आपको मैं जो है इसके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी जो है वो साथ साथ बताता जाऊंगा। तो वर्किंग देखनी है हमने इसकी। वैसे तो ये एक सीधा सीधा प्रोसेस है कि हम सैंपल लेते हैं, सैंपल को मैस स्पेक्ट्रोमीटर में डिवाइस में रख देते हैं, बटन दबाएं और आपका सारा जो है वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो है वो जाहिर हो जाता है। हमने समझना ये, हमने देखना ये है कि जो डिवाइस है, जो मशीन है, वो काम कैसे करती है, वो जो हमें रिजल्ट शो करती है, वो हमारे पास रिजल्ट कैसे आते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो मेन हेडिंग जो है वो है हमारी वर्किंग की। अब वर्किंग में सबसे पहले जो इसकी सबसे पहली सब हेडिंग है वो है, इसके मैं डायग्राम बना के तो ये आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ। सबसे पहला पॉइंट है कि आपने इसको क्या कर लेना है, इसकी वेपराइजेशन कर लेनी है इसकी। अगर तो आपका जो सैंपल है वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, तो आपने क्या करना है, उसको पहले उसको वेपर फॉर्म में लेके आना है, और वेपर फॉर्म में लेके आने के बाद आपने उसको ये करना है, उसको डिवाइस में एंटर कर देना है। ये है जी इसकी इनलेट। तो यहां से हमने क्या करनी है, गैस इनलेट, सैंपल इनलेट कह ले,
लेकिन इससे पहले गैस, इसको सैंपल को आपने एंटर करवाने से पहले क्या कर लेनी है, उसकी वेपराइजेशन कर लेनी है। इन वेपर्स का जो प्रेशर आपने रखना है वो 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁷ तार तक रखना है आपने, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप है जी वेपराइजेशन का, वेपर्स बना के उसका प्रेशर कम रखना है, मतलब कम मिकदार में लेना है। वैसे भी आपको अक्सर मैं लेक्चर्स में कहता हूं कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हमारी कोशिश ये होती है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट जो है वो बेस्ट आए तो हम कम से कम सैंपल इस्तेमाल करते हैं, कम से कम चीजें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट आपका उतना ही अच्छा आएगा। तो सबसे पहली बात है आपने क्या कर लेना है, इसको वेपराइजेशन कर लेना है और उसके बाद उसको एंटर करवा दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इन एटम्स को, ये एटम एक जैसा नहीं है सारे, क्योंकि हमें पता है जो सैंपल हमने लिया है उसमें आइसोटोप्स है, डिफरेंट तरह के एटम्स हैं। इस सैंपल को जिसमें डिफरेंट तरह के एटम्स हैं, मैसेज के लिहाज से मैसेज डिफरेंट इनके, इनको अब हमने करना है आयोनाइज, आयंस में कन्वर्ट करना है। हमें पता है सेकंड स्टेप हमारा क्या है, आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन जो है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, आयंस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आयंस किस तरह से बनाते हैं। हम तीन तरह से आयंस बना सकते हैं। क्या आपके पास एटम है, उस एटम पे अगर आप तीन काम करें तो उसको आयंस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप उसके ऊपर, उस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंके वो आयन बन जाएगा, या उस एटम के ऊपर आप एक्सरेज फेंके या अल्फा पार्टिकल्स फेंके तो आप उसको, मतलब इन एटम्स को आप इन तीन तरीकों से आयन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको समझा दिए थे। ये आपके आयन वाला जो टॉपिक है, मॉलिक्यूलर आयन के तीसरी या चौथी लाइन में जो है ये लिखा हुआ है उसने आपके बुक पे, टेक्स्ट बुक पे। अब इसको आपने आयोनाइज करना है, तो आयोनाइज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम फिलामेंट लेंगे। ये है कैथोड, ये है एनोड। आप अगर बीएस ऑनर्स करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे अगर वहां पे, तो ये तो आपने इसको बहुत डिटेल में ये चीजें देखनी। ये तो समझ लें कि जो आप एफएससी लेवल का है, ये सिर्फ एक समरी है, अदरवाइज ये बहुत जो है वो एडवांस्ड टेक्निक है। तो अब इसमें करना है कि हमने कैथोड हमने बनाया है। अब इस कैथोड से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे एनोड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इस टाइम सिर्फ जो है वो नजर आ रहा है, सामने जो है वो पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन भागा भागा जो है वो उसकी तरफ, एनोड की तरफ जाने लगेगा। लेकिन रास्ते में क्या है, रास्ते में हमारी जो सैंपल है, जो गैस है, उसके एटम्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एटम बना लेता हूं, ये एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा रहा है, लेकिन रास्ते में वो क्या करेगा, वो इस एटम से टकरा जाएगा। और इससे टकराने से हमें पता है कि अगर इसके पास इतनी एनर्जी मौजूद है कि ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इसी तरह ये सारे जितने भी एटम्स हैं, मैक्सिमम जो है वो क्या हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि आपने अगर 1000 एटम्स है फॉर एग्जांपल, तो 1000 के सारे ही आयंस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी जरूरी बात नहीं है। बल्कि अगर ये एटम्स है फॉर एग्जांपल, आपने 1000 एटम्स है ये फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गिरे हैं, हो सकता है कि इनमें से सिर्फ 800 ऐसे हो जो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो। अब पीछे 200 है, हो सकता है उन 200 में से 150 जो है, 150 ऐसे हो जो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए, और कुछ एटम ऐसे हो जो जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एटम के एटम ही रहे हो। लेकिन याद रखना है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हमारा तलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन से होता है, ठीक है। तो इस चीज को मैं जो है वो यहाँ पे बताया आपको। तो पॉजिटिव आयन, इसलिए हम बात ही किसकी करते हैं, हम पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं, हम एटम्स की जो कि कन्वर्ट नहीं हो सके, एटम के एटम ही रहे, या नेगेटिव आयंस अगर कोई बना है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये पॉजिटिव आयंस बन गए इससे। अब ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, हमने इसको क्या करना है, अब इसको देखते हैं। ये पॉजिटिव आयंस बन गए।
हमने इन पॉजिटिव आयंस को क्या करना है, जो कि डिफरेंट एटम्स हैं आइसोटोप्स के, जो आयंस, अब जो आइसोटोप्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, और मैंने आपको बता दिया कि आयंस कैसे बना सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ऊपर से इलेक्ट्रॉन बीम आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं और वो आयन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद इन आयंस की एक्सेलरेशन करवानी है, इनको एक्सेलरेट करवाना है, इनको स्पीड अप करवाना है। इनको स्पीड अप करवाने का एक ही तरीका है, ये पॉजिटिव चार्ज, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके सामने कोई हम नेगेटिव चार्ज वाली कोई चीज रख दें। अब ये पॉजिटिव चार्जेस जो है ये, क्योंकि पीछे से एक प्रेशर से वो चल रहे हैं आगे की तरफ, तो ये इनका फ्लो सामने की तरफ है, तो सामने की तरफ है तो हम यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लेट रख देते हैं। ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, ये पॉजिटिव आयन जो है वो उसकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव चार्ज वाली ग्रिड रख देते हैं इनके सामने। बेशक आप इसको इस तरह बना लें या इसको सर्कुलर बना लें, वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल अब इसको इस तरह बना लेते हैं। अब इसके ऊपर हमने क्या चार्ज दिया हुआ, इसको, इस ग्रिड को, ये है हमारी नेगेटिव ग्रिड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव ग्रिड को हमने जो करंट की जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने देना है वो इसको तकरीबन इसको हम ई से जाहिर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, ये हम देंगे 500 से 2000 तक। कितना देंगे, 500 से 500 से 2000 तक जो है वो इसकी वैल्यू को हम एडजस्ट करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप इसको जो है वो कितना इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर 500 पे काम चलता है तो ठीक है, अगर 1000 पे, 1500 या 2000 तक, आप जितना भी आपको जो है वो रिक्वायर्ड है आप उसको कर सकते हैं। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, अब ये है, ये जो ग्रिड क्या है, ये परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब ये है सुराखदार, सुराखदार है ये सुराखदार है। तो और नेगेटिव चार्ज भी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने बहुत ज्यादा दिया हुआ है, 500 से 2000 के दरमियान में कोई वैल्यू होगी तो ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको या तो ई से लिख लेते हैं हम, और बाद में इसको हम वी से भी लिख लेते हैं, वोल्ट से, वी, ये इतने वोल्ट्स होगा, ये ई से जाहिर कर लेते हैं या वी से जाहिर कर लेते हैं। बाज बुक्स, जो बुक्स हैं एफएससी को, जो बुक्स हैं उसमें जो है वो ई से जाहिर की है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एफएससी वाले नहीं है, कुछ और बुक्स भी देखते हैं, कुछ इंडियंस भी होते हैं, और वो जो है मतलब डिफरेंट बुक्स होती हैं, कुछ पाकिस्तानी जो है वो दूसरे जो है जो बोर्ड्स हैं उनके होते हैं। तो ये इसलिए मैं ये चीजें जो है ना आपको मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ जो है वो सिर्फ कुछ लोगों को नहीं पढ़ाना, मेरी ख्वाहिश है कि जो बाकी तमाम लोग हैं वो इससे फायदा उठाएं मेरी वीडियो से। तो ई जो है इसकी जगह हम वी को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब होगा क्या, हम अपने टॉपिक जो है वो फोकस करते हैं इस चीज पे। ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये अट्रैक्ट होंगे इस नेगेटिव ग्रिड की तरफ, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर जाएंगे, स्पीड, बहुत स्पीड से आएंगे और ये क्या कर जाएंगे, इसको क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि ये सुराखदार है, अट्रैक्ट होंगे तो उसको क्रॉस कर जाएंगे। अब हमने इसके सामने क्या रखनी है, हमने इसके सामने यहां पे रखनी है इस तरह की जो है वो स्लिट रखनी है हमने इसके सामने। अच्छा, यहाँ पे जो हमने स्लिट लगाई हुई है ताकि हम ये जो आयंस हैं जो कि बिखरे हुए हैं इनको जरा हम एक लाइन में कर लें, इनको अलाइनमेंट इनके ठीक कर लें। तो ये क्या करेंगे, यहां से इस स्लिट से गुजर के, एक स्लिट या दो भी लगा लेते हैं, इस स्लिट से गुजर के जरा ये एक लाइन में आ जाएंगे सारे के सारे। अब यहां तक अगर देखा जाए तो यहां से आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चंस के बताएं कि ये हम आयंस किस तरह से बनाते हैं, मतलब ये जो गैस के एटम्स थे इसको हाउ द एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू
आयंस इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो आप कह सकते हैं कि हम इसको इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल करके आयनाइजेशन करते हैं। या ये पूछ सकते हैं आपको कि हम इन आयंस को एक्सेलरेट कैसे करवाते हैं, हाउ द आयंस आर एक्सेलरेटेड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, नेगेटिव ग्रिड जो है परफोरेटेड लगाते हैं और उससे हो जाता है। इसके बाद हम इसको स्लिट में से गुजारते हैं, इसकी अलाइनमेंट ठीक करते हैं। अब हमने करना क्या है, इसको करना ये है कि अब इसके सामने हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये इन आयंस को देखेगा। अब वो स्टडी करेगा कि इन आयंस का मास टू चार्ज रेशियो जो है वो क्या है। क्या चीज देखेगा, मैं इधर लिख देता हूं, मास टू चार्ज रेशियो वैल्यू, मतलब कि हर आयन जो है उन आयंस पे, उन आयंस का मास कितना है और उनका चार्ज कितना है। हमें पता है कि अब जो आइसोटोप्स है उनके मैसेज डिफरेंट होंगे, तो मैसेज अगर उनके डिफरेंट है तो कुछ ऐसे भी होंगे कि एक ग्रुप ऐसा होगा जिनके मैसेज सेम होंगे, वो एक ग्रुप बना लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनका सेकंड नंबर पे मैस जो है वो पहले से ज्यादा है, लेकिन आपस में एक ग्रुप बना लेंगे, वो सेम एटम जो है। इसी तरह जो है वो ग्रुप्स बन जाते हैं। अब ये है मैग्नेटिक फील्ड, मकनातीस हमने जो है वो यहाँ पे इसको देना है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू को जो है वो हम H लिखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम इसको देते हैं। एनालाइजर भी होता है ये, इसको लिखते हैं, आप अपनी बुक पे देखें तो एनालाइजर भी लिखा है इस पे। अब ये इनको क्या करेगा, ये इन आयंस को एक्सेलरेशन के बाद हम करवाते हैं डिफ्लेक्शन, कि इन आयंस को अब हमने करना है डिफ्लेक्ट, मतलब डिफ्लेक्शन मतलब इनको हमने सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है। तो ये आयंस जब यहां से मूव करेंगे तो ये जो है इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा देगा। अब इसके सामने हमने रखा होता है इलेक्ट्रोमीटर, या जिसको आयन कलेक्टर कहते हैं। ये आयन कलेक्टर जो है ये सामने रखा हुआ है। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो आयंस जिनकी m/e वैल्यू जो है वो है कम, मतलब जिनका मास कम है, उनका रेडियस जो है वो क्या बनेगा, वो कम बनेगा। मतलब जिसका मास कम है, जो हल्का है, वो आसानी से जो है वो उसके कंट्रोल में आ जाएगा और वो जल्दी से नजदीक गिर जाएगा। जो जरा ज्यादा वजनी है वो दूसरा ग्रुप बनाएंगे, वो थोड़ा सा दूर जाके गिरेंगे, और जो इससे भी ज्यादा वजनी है वो दूर जाके गिरेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो सैंपल लिया था ये नियॉन है, तो नियॉन के जो है वो 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब ये तो लास्ट पे वैसे बताना है, लेकिन मैं यहां पे आपको बता देता हूं। 3 आइसोटोप्स हैं, एक का मास होता है 20, एक का 21 और एक का 22। 20 वाला जो है वो यहाँ पे गिरेगा, 21 वाला इधर और 22 वाला यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, तो अब अपने आगे देखना है। यहां पे हमने इसको फॉल करवा लिया। ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हम आयंस को किस तरह से डिफ्लेक्ट करवाते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर में आयंस किस तरह से डिफ्लेक्ट होते हैं, या जो आयंस हैं वो किस तरह से जो है उनको सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं। तो ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हम आयंस को जो है वो किसकी मदद से डिफ्लेक्ट करवाते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इसको डिफ्लेक्शन इसकी करवाते हैं। इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है तो मैग्नेटिक फील्ड से मूव करवाएंगे। अब हमने इसका जो है वो फार्मूला भी लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म भी इसकी लिखनी है, उसको भी देखते हैं। तो अब ये जो सर्कुलर पाथ में मूव किया, ये हमें पता है कि जब कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका रेडियस होता है। तो फॉर एग्जांपल आप समझ लें, इमेजिन करें कि ये इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो सेंटर से लेके, इसका सेंटर के यहां पे बनेगा इस दायरे का, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, इसका r। इसी तरह जो सेकंड आयन है जो 21 वाला है, उसका रेडियस उसका सर्कल कैसे बनेगा, उसका ये सर्कल बनेगा इस तरह।
मतलब हर आयन का जो है वो अपना एक रेडियस होगा उसका। तो अब हर आयन का जो m/e वैल्यू है वो आपने कैसे फाइंड करनी है इसको, उसकी वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, m/e इज इक्वल टू h स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 2e। कुछ बुक्स पे जो है ये गलत वैल्यू लिखी हुई है, आपने इसको ठीक कर लेना, ये वैल्यू लिखनी है आपने h स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 2e, या अगर आपने e की जगह v को इस्तेमाल किया, यहाँ पे मैंने बताया था कि v को भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम, तो 2v हो जाएगा इसका। अब H जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है कि हमने कितनी फिक्स की है उसकी वैल्यू। E जो है वो क्या है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, और R यहाँ पे क्या होगा, R होगा कि जो आयन जो है उसका कितना रेडियस बनेगा। हर आयन का जो है वो रेडियस पुट करेंगे और m/e वैल्यू जो है वो उससे फाइंड कर सकते हैं उसे। तो ये थी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म में वहां पे जाने से पहले जरा इसको भी थोड़ा सा देखिए। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है ये कहती है कि आप इन आयंस को, अगर 20 वाला यहाँ पे गिरता है तो ये थोड़ा सा आगे भी जाके गिर सकता है। वो कैसे, अगर आप H को कांस्टेंट रखें, मतलब आपने जितना मैग्नेटिक फील्ड दिया था पहले उसको फिक्स करें, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर दें। यहाँ पे जो इसको करंट की वैल्यू आपने दी थी, पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया था उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करें। तो अगर H को कांस्टेंट रखा है, E की वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 20 वाला अगर यहाँ पे गिर रहा था, इतना रेडियस बन रहा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से इसका क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। अब ये 20 वाला जरा दूर जाके गिरेगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म को भी थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन करना था। अच्छा, अब हम जो है अब हम सिर्फ प्रोसेस पे रहेंगे, बाकी जो छोटी मोटी बातें इर्द गिर्द की वो हमने सारी कर ली। अब प्रोसेस पे रहते हैं। तो प्रोसेस पे हम पहुंचे हैं यहाँ पे कि आयंस हमारे कहाँ पे गिर गए हैं, हमारे आयंस जो है वो आयन कलेक्टर पे फॉल कर गए, गिर गए हैं। अब इस आयन कलेक्टर का काम क्या है, आयन कलेक्टर का काम ये है कि यहाँ पे जो आयन गिरेगा, ये जब आयन गिरेगा तो इस पे करंट प्रोड्यूस होती है। तो जब करंट प्रोड्यूस होती है तो उस करंट की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है कि कितनी करंट प्रोड्यूस हुई है। तो आयन कलेक्टर में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस करंट। तब करंट प्रोड्यूस होती है जब कोई आयन इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, गिरता है, तो तब करंट पैदा होती है। अब देखा यह जाता है कि क्या 20 वाले जो है वो ग्रुप जो है, क्या वो एटम 20 वाली पोजीशन पे गिरते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे होती जा रही है, गिरते जा रहे हैं। तो इससे हमें जो है वो आइडिया क्या मिलता है, इससे आइडिया हमें ये मिलता है, इसका मतलब है कि जो 20 वाले आइसोटोप्स हैं, जरूरी तो नहीं कि 20, 21, 22 सारे इक्वल पाए जाए, मतलब 1000 है तो सारे 300, 350 पाए जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब है कि 20 इस पोजीशन पे करंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुई है, तो इसका मतलब है कि 20 वाला जो है वो आइसोटोप बहुत ज्यादा है। 20 वाले हो सकते हैं 1000 में से जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर 1000 में है तो हो सकता है 800 एटम जो है वो 20 वाले के ही हो जाए, या 700। मतलब बताने का क्या है कि करंट की स्ट्रेंथ जो है वो मेजर करते हैं, कितनी करंट प्रोड्यूस हुई है, उससे हमें क्या अंदाजा मिल जाता है कि इसकी रिलेटिव अबंडेंस मिलती है। यहाँ से क्या मिलती है, रिलेटिव अबंडेंस। मतलब तो ये आयन जो है ये कितने परसेंट है, 21 वाला कितने परसेंट है, और 22 वाला जो है वो एटम जो है वो 100 में से कितने परसेंट है, ठीक है। तो ये यहां तक जो है वो हम बात करते हैं। अब हमें पता है अब हमने मैसेज भी फाइंड करने हैं। हमने पढ़ा है कि मैसेज कैसे फाइंड करते हैं, वो मैस हम फाइंड करते हैं बाय कंपैरिजन विद कार्बन 12, जिसको हम कहते हैं कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो अब हमने कार्बन 12 के साथ जो है वो कैसे कंपैरिजन करना है। आपने बस आज तक यही पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कि किसी भी एटम का मास जो है वो कार्बन 12 से कंपेयर करें तो वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 15.9 होता है, उसको 16 लिखते थे हम। तो अब
नियॉन का मैंने मैच फाइंड करनी है, तो हमें आप पता है ना, इसलिए हम जो है वो लिख दिए मैंने 2021। फॉर एग्जांपल अगर मुझे नहीं पता तो हम क्या करेंगे, आप इस सेम जो है इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करेंगे विद कार्बन 12। मतलब पहले आपने यहां से क्या गुजारी थी, नियॉन का सैंपल आपने गुजारा था। अब हमने क्या करना है, लेना है कार्बन 12। उस कार्बन 12 के साथ ही सारा एक्सपेरिमेंट हमने रिपीट करवाना है। तो इसके जरा हेडिंग लिख लें, डिफ्लेक्शन के बाद आपने इसको लिख लेना है इलेक्ट्रोमीटर, और नेक्स्ट आप कह सकते हैं कंपैरिजन विथ कार्बन 12। तो अब होगा क्या, जब हम इसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे, कार्बन 12 भी गुजारेंगे, इसका भी रिजल्ट आपके पास आएगा, रिलेटिव अबंडेंस, करंट कितनी प्रोड्यूस हुई है। इसी तरह कार्बन 12 को भी जब उसमें से गुजारेंगे तो उसकी भी करंट प्रोड्यूस होगी और उसकी भी रिलेटिव अबंडेंस आएगी, जो भी रिजल्ट आएंगे। अब हम कार्बन 12 के जो मैसेज है, जो रिजल्ट्स हैं, उसको कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, नियॉन के साथ, और कंपैरिजन से हमें क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा हमें। तो इस तरह जो है वो हम इसका मैच फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव अबंडेंस फाइंड कर सकते हैं, उसका मैच फाइंड कर सकते हैं। ये है एक जनरल बात। अब हमारे पास इसका ग्राफ भी बनाना है अभी हमने। तो ग्राफ जो हमें मिलता है इसका वो क्या है, लेकिन उससे पहले जरा मॉडर्न की बात कर ले, क्योंकि ये जो ग्राफ हमें मिलता है वो मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर जो उसमें मिलते हैं, ये जनरल स्पेक्ट्रोमीटर है। इसकी जगह हम जो है मॉडर्न जो स्पेक्ट्रोमीटर उसमें होता है क्या है, ये सारा सेम होता है। मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर में आयन कलेक्टर की जगह क्या होता है, डिटेक्टर लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो मैं इसको चलिए इधर लिख देता हूँ, हम क्या लगाते हैं मॉडर्न में। आपने नेक्स्ट हेडिंग क्या लेनी है, चलिए मैं हेडिंग लिखता हूँ यहाँ पे, मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स। मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर में क्या करते हैं हम, जो आयन कलेक्टर है उस पर हम क्या लगाते हैं, डिटेक्टर। जो डिटेक्टर होता है, बहुत किस्मों के होते हैं डिटेक्टर्स। हम जस्ट यहाँ पे एक जनरल चीज पढ़ेंगे, डिटेक्टर्स लगाते हैं। अब ये डिटेक्टर क्या करते हैं, इसमें भी काम सेम ही होता है, ये भी करंट प्रोड्यूस करता है। मतलब इस डिटेक्टर पे भी जब आयंस गिरेंगे तो ये भी करंट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस करंट को यहाँ पे हम करते हैं एम्पलीफाई मतलब उस करंट की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इनहांस करते हैं। जैसे स्पीकर में जो है वो आवाज आहिस्ता से बोलते हैं और वो उस आवाज को बढ़ा देता है, वो उसमें भी एम्पलीफायर लगा होता है। इसी तरह हम इसकी करंट की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करके उसको बढ़ा देते हैं, ताकि उसको स्टडी कर सके हम जरा बेहतर तरीके से। एम्पलीफाई करने के बाद डिटेक्टर से वो किलक जाता है रिकॉर्डर में, और ये जो रिकॉर्डर है, ये सारा डाटा, ये सारा कुछ किसके साथ अटैच होता है, ये कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। और हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या मिल जाता है, हमें रिजल्ट मिलता है ग्राफ जो है, मतलब पीक्स उसकी जो है वो हमें मिलेंगी। अब जो ग्राफ है वो किस तरह का बनता है उसको देखते हैं हम यहाँ पे। अब ग्राफ जो है, इसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा, इस जगह पे बना देते हैं। ग्राफ जो हमने बनाना है वो एक्स एक्सिस पे हमने रखना है मास नंबर, एटॉमिक मास, और वाई एक्सिस पे हमने रखना है रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस, इसको मैंने जरा उल्टा करके लिखा है जगह की वजह से। अब जो ऑटोमेटिकली हमें ग्राफ मिल जाएगा, उसमें कैसे, उसमें में जितने भी आइसोटोप्स होंगे उतनी पीक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं तो हमें इसके 3 पीक्स मिलेंगे यहाँ पे। अब वो पीक्स किस तरह की मिलेगी, उससे हमें बहुत कुछ जो है वो रिजल्ट मिलेंगे। अब क्योंकि 20 वाला जो है वो बहुत ज्यादा था, इसलिए इसकी पीक जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, ये जाकर रुकेगी 90.92% पे।
ये कौन सा मैस है, कौन से आइसोटोप्स है, ये 20 जिनका मैस है वो वाले, ये वो 90.92% है। अब जो 21 वाला है वो बहुत ही कम है, वो होंगे 0.257%। तो ये जो 21 मैस है जिसका वो बहुत कम है, जबकि जो 22 वाले हैं वो है 8.82%, आई थिंक इतना ही, 82% या 83% होगा। तो ये इससे हमें रिजल्ट क्या मिला, इससे हमें दो तीन चीजें पता चली। पहली बात कि जो इसके नियॉन के आइसोटोप्स है 3, 20, 21 एंड 22। पहली बात कि इसके 3 तरह के आइसोटोप्स है, क्योंकि हमें पीक्स कितनी मिली है, 3 पीक्स मिली है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आए कि अगर हमें जो है वो एक ग्राफ मिला है, उस ग्राफ में 2 पीक्स हैं, तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है कि उस जो है वो आपका जो सैंपल है उसके 2 आइसोटोप्स है। अगर एक पीक मिली है, सिर्फ एक ही पीक है, तो इसका मतलब है आपका जो सैंपल है उसमें एक ही आइसोटोप है, वो मोनो आइसोटोपिक है, उसके एक से ज्यादा नहीं है। इसकी 3 पीक्स मिली है आपको, तो मतलब इसके 3 आइसोटोप्स हैं, और उनके मैसेज 20, 21 और 22, और आपको उसकी क्या मिल गई है, रिलेटिव अबंडेंस भी मिल गई है। रिलेटिव अबंडेंस जो है वो भी आपको मिल गई है, मतलब ये 90.92% है, ये 0.257 और ये 8.82% है। तो मतलब आपको इससे काफी चीजें जो है वो मिल गई है, इससे काफी रिजल्ट। अब ये तो था सारा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में सारा जो है वर्किंग इसकी और उसके सब हेडिंग्स। अब हमारे पास कुछ मॉडर्न मेथड्स भी हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए इन आइसोटोप्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। वो आपके जो है वो टॉपिक के लास्ट पे जो है वो सारी मेंशन्ड है, वो क्या है, उनको भी देखते हैं हम। जस्ट उनके आपने जो है वो नाम याद करने हैं, उसकी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। वो जो आप इसको क्या कह सकते हो, उसकी हेडिंग आप हेडिंग दे सकते हो, अदर मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स को सेपरेट करने के जो अदर मेथड्स हैं वो क्या है, वो है उसके जस्ट आपने नाम याद करने हैं, उसकी डिटेल में आपको जाने की मैं पहले भी बताया जरूरत नहीं है। आप कर सकते हो गैसियस डिफ्यूजन, इसके अलावा आप कर सकते हो थर्मल डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन के अलावा आप कर सकते हैं इसमें डिस्टिलेशन के जरिए कर सकते हैं, इसके अलावा आप कर सकते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से, या जो मॉडर्न मेथड है, लेटेस्ट है, वो क्या है, लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए, लेजर के जरिए आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपने इसको टेक्निक्स के नाम याद रखने कि ये टेक्निक्स हैं, इसके जरिए जो है वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा शायद एक और भी है, वो आप उसमें आपने जस्ट जो है इसके नाम याद रखना। तो ये था मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैंने इसको कोशिश किया है कि मैं इसको जो है वो सिंपल वर्ड्स में समझा सकूं। अगर मैं इसको रिवाइज कर दूं तो रिवाइज क्या है, इस प्रोसेस को जस्ट मैं अगर आपको 2 मिनट में 1-2 मिनट में रिवाइज कर दूं तो क्या है, सबसे पहले हमने लेना है सैंपल को हमने एंटर करना है। एंटर करने के बाद उस सैंपल की हमने करनी है आयोनाइजेशन जो है वो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम फेंकते हैं, तो एटम जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन आयंस को हम क्या करवा लेते हैं, एक्सेलरेट कैसे करवाते हैं, हमने परफोरेटेड ग्रिड रखी होती है जिसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस E या V जो है वो दिया होता है 500 से 2000। जब वो स्पीड अप होते हैं तो उनको एक लाइन में लेके आने के लिए हमने स्लिट लगाई होती है। जब उसमें से गुजरते हैं तो एक लाइन में हो जाते हैं। अब आगे हमने क्या रखा होता है, मकनातीस मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उन आयंस को उनके मैसेज के लिहाज से उनको सेपरेट कर दे। जिनका मैस सेम है उसका एक ग्रुप बना के एक जगह पे फेंक देता है आयन कलेक्टर के ऊपर। जो डिफरेंट दूसरा मैस है उनका एक ग्रुप बना के इस तरह जो है वो हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं। आयन कलेक्टर पे गिरता है, आयन कलेक्टर पे क्या होता है, करंट पैदा होती है। करंट प्रोड्यूस जब वो होती है तो
करंट को मेजर करते हैं और वो हमें क्या दे देती है, रिलेटिव अबंडेंस दे देती है। इस तरह जो है वो हमें पता चल जाता है कि ये कैसे है। ठीक है जी, तो ये था टॉपिक। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।